हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर के लिए। मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर जो है क्लास 3 से क्लास 12 तक प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो आज हम लोग मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर में आपके लिए क्या लेकर के आए हैं? आज हम लोग लेकर के आए हैं कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान के विषय हमारा भूगोल है और खनिज और शक्ति संसाधन हमारा अध्याय क्रमांक 3 है। तो अध्याय 3 हमने दोस्तों पूरा कंप्लीट कर चुका है। अब बारी है इसके अभ्यास प्रश्नों की, यानी टेस्ट सीरीज लगाने की। तो देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और उसके आंसर समझने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूं कि आपको टेस्ट पेपर पहले से ही मिल चुके होंगे और उन टेस्ट पेपर को आपने लगा भी लिया होगा। अब देखते हैं कि हम इनमें कितना अच्छा कर पाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक खनिज क्या होता है? भाई, खनिज क्या होता है? हमने पढ़ा था ना क्लास में कि खनिज क्या होता है। खनिज वो होता है जो जमीन से निकाला जाता है। क्या ये आंसर लिख सकते हैं? नहीं। तो एक खनिज क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं एक खनिज एक प्राकृतिक संसाधन होता है जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, या ऐसा कह सकते हैं खनिज वो है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये सारी चीज़ तो हमने पढ़ी है। सारी चीज़ पढ़ने के बावजूद भी समस्या यहाँ आती है कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से दिया जाए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। क्या रासायनिक संगठन को ही हमने पॉइंट आउट करके आंसर लिखा है? तो देखिए, उसी को हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है फोकस किया है कि रासायनिक संगठन, निश्चित रासायनिक संगठन जो होता है जिसका, वही क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिसमें निश्चित रासायनिक संरचना, या इसको संगठन भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, एक खनिज कहलाता है। वही तो चीज़ है, प्रकृति में मिलता है और ये रासायनिक संगठन रखता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको ऐसे क्वेश्चन के आंसर करने में मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 2 पूछता है कि चट्टान से क्या तात्पर्य है? चट्टान से क्या तात्पर्य है? चट्टान से क्या तात्पर्य मतलब चट्टानें होती क्या है? तो चट्टानें क्या होती है? हार्ड होती है, ठोस होती है। बाकी चट्टान जो है कितने प्रकार की होती है, अगर आपसे ये पूछा जाता तो आप 3 प्रकार आसानी से लिख सकते थे। क्या इसमें हम लोग प्रकार लिख सकते हैं? तो इसमें केवल आपको क्या लिखना है, चट्टानों से क्या तात्पर्य है, होती क्या है, बस यही बताना है। तो चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समुच्चय है या समूह है। एक या एक से अधिक खनिजों का समूह होता है। चट्टानों में क्या मिलते हैं दोस्तों? खनिज ही तो मिलते हैं। तो चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का समूह होता है, लेकिन खनिज के संगठन की निश्चित संरचना के बिना, मतलब अनिश्चित मात्रा में होता है उसमें खनिज। तो खनिज की मात्रा तो निश्चित नहीं होती है, लेकिन हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा खनिज उसमें हो। तो यहाँ पर चट्टान की परिभाषा उसने इस हिसाब से नहीं पूछी कि केवल आपको चट्टान को परिभाषित करना है। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे खनिज, तो चट्टान को आपको खनिज से ही जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यह तय करना पड़ेगा कि आपका प्रश्न किस अध्याय से पूछा गया है और उस अध्याय का जो नाम है, जो उसका जो टॉपिक रखा गया है, उसी टॉपिक से संबंधित उसका डेफिनेशन बनाना है। नहीं तो चट्टान का डेफिनेशन जो बनता वो बनता, चट्टान एक ठोस संरचना है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है और ये पृथ्वी के शुरुआती से ही बनती आ रही है, जैसे आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और कांस्य चट्टान। ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं जब हम लोग खाली चट्टान पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ चट्टान से तात्पर्य आपको खनिज से जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो विषय है वो क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं वो तो खनिज तो है। खनिज और शक्ति संसाधन जो थे, तो उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। तो ऐसे में आप खनिज से जोड़कर बताना पड़ेगा कि चट्टान ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा खनिज जो होते हैं उसका समूह होता है, समुच्चय होता है, उसमें अंदर होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि खनिज की मात्रा कोई फिक्स नहीं कि कितनी हो, अनिश्चित मात्रा होती है। ऐसा कुछ इसका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा मैंने बदलाव ये किया दोस्तों कि इसमें क्या कर दिया गया है, जो हिंदी शब्द हम लोग लिखते थे उसका अंग्रेजी वर्ड को ही हमने हिंदी भाषा में लिखा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओपन कास्ट माइनिंग। कई बार क्या होता है कि अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्दों को हिंदी की हमारी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और ऐसे में बड़ी समस्या ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि उस अंग्रेजी हिंदी भाषा के शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। जब तक उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब आप सोचोगे तो नई चीज़ हमने क्लास में नहीं पढ़ी। दोस्तों, ये ओपन कास्ट माइनिंग हम लोगों ने पढ़ा है। अगर इसका मैं हिंदी मीनिंग बता दूं तो आप वैसे इसका आंसर कर दोगे।
इसका मतलब होता है दोस्तों आखनन। ये ओपन कास्ट माइनिंग का मतलब होता है आखनन। ओपन मतलब खुली माइनिंग, मतलब जो जो खनिज तत्व बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, उन खनिज तत्वों को निकालने के लिए दोस्तों ओपन कास्ट माइनिंग तो करते हैं, और उसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आखनन। देखते हैं दोस्तों हमारा आंसर क्या हमने सही समझा है। इसको हमने जो आंसर समझा है क्या वो सही समझा है। इसको मैं मिटा देता हूँ आखनन को। आखनन आप समझ चुके होंगे। तो क्या है इसमें, सतह की परत को हटाकर उथले गहराई। उथले गहराई का मतलब होता है कम गहराई। कुछ शब्द का मतलब अलग अलग भी होता है दोस्तों। उथले का मतलब होता है छोटी, कम गहराई। तो गहराई पर पड़े खनिजों को बाहर निकाला जाता है, इसे ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं, जिसका नाम मैंने क्या बताया आपको, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है आखनन। तो आखनन दोस्तों किसको बोलते हैं, आखनन भी इसी को ही बोलते हैं। तो अगर आपको आखनन पता है तो आप इसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। बहुत आसान चीज़ थी, लेकिन बस बदलाव ये किया गया कि जो हिंदी भाषा का शब्द है उसका जो अंग्रेजी मतलब निकलता है, उसी अंग्रेजी भाषा के शब्द को हमने हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखा है। उससे क्या होता है, क्वेश्चन अपने आप जो हो जाता है उसका लेवल बढ़ गया, टफ हो गया। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, उसका दोनों वर्ड पढ़े हैं कि ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, तो उसका संबंध आखनन से ही है, तो आप बहुत आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है उत्खनन। शब्द का क्या अर्थ है। अब देखिए हमने तो पढ़ा है दोस्तों खनन, तो ये उत्खनन क्या है, खनन और उत्खनन वैसे ही हैं। खनन और उत्खनन, खनन एक प्रोसेस हो गई है, लेकिन उत्खनन जो है नॉर्मल खाली खुदाई से ही इसको जोड़ा जाता है। तो उत्खनन खनन वैसे ही है जैसे पानी और जल। जैसे पानी का समानार्थी शब्द जो है वो जल होता है, वैसे ही उत्खनन और खनन में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता है। हालांकि खनन का जो शब्द का जो हम लोग मतलब निकालते हैं, वो खनन का शब्द का मतलब केवल औद्योगिक परिप्रेक्ष्य से निकालते हैं। केवल खनिज के निकालने से ही खनन शब्द निकला है। उत्खनन में तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बहुत पुरानी सभ्यता को खोद रहे हैं तो उसका उत्खनन हो रहा है। जैसे आप पढ़ोगे ना कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसको निकाला गया था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका उत्खनन हुआ है, तो वहाँ उत्खनन बोलते हैं। वहाँ थोड़ी बोले कि उसका खनन हुआ है, वहाँ खनन नहीं बोल सकते। तो शब्द का थोड़ा सा मतलब अलग अलग है, लेकिन है तो वही। तो उत्खनन क्या होता है, उत्खनन का मतलब भी होता है कि जमीन की ऊपरी परत को हटाना जो है वो उत्खनन कहलाएगा। देखिए क्या है, खनिज जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के पास होते हैं वे उत्खनन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदे जाते हैं। मतलब उत्खनन जो प्रक्रिया है वो खुदाई करने की ही प्रक्रिया है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जब भी बात हो खनिजों की तो वहाँ पर उत्खनन की बजाय खनन शब्द का इस्तेमाल ही किया जाता है। यहाँ तो फिर भी हमने उत्खनन शब्द को इस्तेमाल किया है, लेकिन बेहतर ये होगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, ये खनन का ही एक दूसरा रूप है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि किस देश में कोई ज्ञात खनिज नहीं भंडार नहीं है। कोई ऐसा देश है दुनिया में दोस्तों जिसमें एक भी खनिज नहीं है। दोस्तों क्लास के दौरान हमने इस बात पर चर्चा भी की थी। मैंने बताया था कि दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहाँ पर एक भी ज्ञात खनिज ही नहीं है। तो वो देश कौन सा दोस्तों, जहाँ पर हर इंडियन घूमने के लिए जाने की सोचता है। अक्सर शाहरुख खान की मूवीज़ में ऐसे कुछ सीन दिखाए जाते हैं, और वो है दोस्तों आपका स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी वहाँ पर वादियाँ हैं, बहुत अच्छे खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन दोस्तों इत्तेफाक की बात है कि वहाँ पर खनिज तत्व के कोई भंडार नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप इसको याद रख सकते हो। उस देश के लिए तो अच्छी चीज़ नहीं, लेकिन हमारे लिए कि याद रख सकते भाई स्विट्ज़रलैंड बहुत सुना है, सबने नाम सुना है, नया देश नहीं है, तो याद करने में आसानी रहेगी। एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनके पास लौह अयस्क के बड़े भंडार हैं। एशिया के उन 2 देशों के नाम पूछ रहा है जिसके पास लौह अयस्क के बड़े भंडार है। तो एशिया के वो कौन से देश हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, तो वो 2 ही देश है दोस्तों। नंबर पहले पे चाइना आता है और नंबर दूसरे पे हमारा प्यारा भारत आता है। तो चीन और भारत ऐसे 2 देश है जो लौह अयस्क के भंडार रखते हैं। आइए जानते हैं हमारा आंसर क्या, हमने इसको सही समझा है। तो इसका उत्तर है चीन और भारत के पास लौह अयस्क के बड़े बड़े भंडार है। चीन और भारत के पास लौह अयस्क के दोस्तों बहुत बड़े बड़े भंडार है। तो हम भी लोहे का उत्पादन काफ़ी मात्रा में करते हैं, दुनिया में हम भी शुमार हैं, लेकिन बशर्ते हैं कि हमारे द्वारा हम लोग जो है मशीनों का
निर्माण कम करते हैं, हमारे देश में औद्योगिक जो ग्रोथ है, जो विकास है वो थोड़ा सा कम है। बाकी चाइना में बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हम चाइना को अभी कम्पीट नहीं कर सकते, उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, सालों लग जाएंगे, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पाई जाती? ये क्वेश्चन भी ऐसा था कि अगर आपने नहीं पढ़ा है, कभी गूगल पे देखा भी नहीं, कभी इसको सर्च नहीं किया है, तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। जस्ट सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था, इसका आंसर वही है जो है जहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानें मिली है, आग्नेय चट्टानों के ही वो है, और वो आर्कियन क्रम की चट्टानें से बोलते हैं। सबसे पुरानी जो चट्टानें होती थी, तो पुरानी चट्टानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई गई हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी एज सबसे ज़्यादा है। तो जिन चट्टानों की एज, अब चट्टानों की एज कैसे निकालते हैं? अब आप सोच रहे हो कि हमारी एज तो निकाल सकते हैं, ये सर बोल रहे हैं कि चट्टान की एज पता कर लेते हैं। तो चट्टान की एज कैसे पता कर लेते हैं? चट्टान की एज पता करने का तरीका होता है C14 जो है वो, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग तकनीक। तो C14 के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना कार्बन उसमें बचा है। हर एक चीज़ में कार्बन तो होता ही, हम लोग खुद भी जब डेथ होंगे तो हमारे अंदर भी कार्बन निकलता ही है, कार्बन सब में होता है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भू मतलब मैंने बताया था, भू मतलब होता है आपकी प्यारी पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी, और तापी का मतलब होता है पृथ्वी का ताप, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जो ताप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भूताप, और उससे जो ऊर्जा निकलती है उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हमने क्लास के दौरान दोस्तों इसको बड़े अच्छे से समझा भी तो था। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में एक जगह है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर गर्म पानी के झरने निकलते हैं। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तो बढ़ता ही है, और इस तापमान के बढ़ने के कारण पृथ्वी के अंदर या बाहर जितने भी झील वगैरह रहते हैं ये गर्म हो जाते हैं, और उन्हीं के गर्म होने को हम लोग क्या कहते हैं? वही एक भूतापीय ऊर्जा का प्रमाण हमारे पास में है। तो देख लेते हैं भूतापीय ऊर्जा क्या, आपको बस बताना था कि होती क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आंसर होगा पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा को ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। और उसका उदाहरण मैंने आपको दिया था, यूएसए का एक झरना है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर, और भारत में भी तो इसके उदाहरण मिलेंगे आपको। इसके भारत में हिमाचल प्रदेश में एक मणिकरण करके जगह है, वहाँ पर अच्छा खासा झरना मिलता है। झरना मतलब बहुत बड़ा तालाब है जो उबलता ही रहता है। तो हिमाचल प्रदेश का मणिकरण उसके लिए बहुत फेमस है। लद्दाख एरिया में भी आपको दिखाई देगा, सोचो वहाँ पर बर्फ भी जमती है, उसके अलावा भी आपको ये चीज़ दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों ये प्रकृति है, और प्रकृति में कोई भी चीज़ कहाँ भी मिल सकती है। ये प्रकृति जहाँ मरुस्थल और नदियाँ दोनों एक साथ भी मिल जाती है, मरुस्थल समुद्र मिल भी जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दुनिया में होंगे। बायोगैस क्या होती है दोस्तों? बायोगैस तो हमने पढ़ा है ना, बायोगैस क्या होती है, इसका उत्तर तो आप निकाल सकते हो, डेफिनेटली इसका उत्तर आपको पता होगा। बायोगैस हमने समझा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बायोगैस के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है गोबर की, जो जानवरों का गोबर निकलता है उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। उसके अलावा पेड़ पौधे, जीव जंतु जो मरे होते हैं, जीव जंतु मरे हुए, उनके अवशेष, प्लस आपकी रसोई का जो अवशिष्ट बचता है वो, इन सबसे मिलाकर तो हमने पढ़ा था, ये तो पढ़ा था हमने कि गोबर, पेड़ पौधे और जो रसोई का अपशिष्ट होता है वो सब, ये सब मिला करके, इन सबको मिला करके हम लोग क्या करते हैं? एक प्लांट में डालते हैं, और उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया इसको सड़ा देते हैं, और दो गैसेस इसमें से निकलती है। एक का नाम है मीथेन गैस और दूसरी का नाम है CO2 गैस। दो गैस उसमें से निकलती हैं, और उसी को हम लोग पाइप के द्वारा घर तक ले जाते हैं, और घर में हम लोग उसमें खाना पका सकते हैं, बिजली का भी चला सकते हैं, बल्ब वगैरह चला सकते हैं। तो हमारे काफ़ी उपयोग की है ये, और ये बिल्कुल इको फ्रेंडली है दोस्तों, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल रहता है वो आप किसान जो है उसको खाद के रूप में खेतों में डाल सकते हैं, और बहुत उत्तम क्वालिटी का खाद होता है दोस्तों वो। तो कितना अच्छा इसका फ़ायदा हो गया। तो देखते इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर क्या है कि जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, पशु सामग्री और गोबर और रसोई के कचरे को बायोगैस नामक गैसीय ईंधन में परिवर्तित किया जाता है। बस आपको तो इतना ही लिखना है, सारी प्रोसेस थोड़ी ना लिखनी पड़ेगी। छोटा क्वेश्चन पूछा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसका उत्तर कितना निकलेगा?
इसी प्रकार का कुछ उत्तर इसका निकलना चाहिए। तो ये इसका उत्तर है। आप देख लीजिए इसको अच्छे से कि कहाँ से क्या क्या चीज़ हम लोग उठा रहे हैं। खासकर एक चीज़ मत भूलना कि गाय भैंस और जानवर जो है इनके गोबर से इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये स्रोत आपको गाँव में ज़्यादा मिलेंगे। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार का जो बायोगैस संयंत्र है ये लगाया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश का नाम क्या है? परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन से? एक का तो नाम नहीं पूछा उत्पादक कौन सा था, दो तो लिख ही सकता है एटलीस्ट के बड़े बड़े उत्पादक कौन कौन से। और एक क्लास के दौरान मैंने बताया भी था कि सबसे पहले नंबर पर जो आता है उसका नाम है यूएसए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों। और जो दूसरा है वो यूरोपियन कंट्री, यूरोप देश होंगे, तो यूरोप जो है वो आपका दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए हैं। देख लेते क्या हम सही हैं? तो हम बिल्कुल सही है। यूएसए और यूरोप दोनों। यूएसए को हम लोग हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। ये वही अमेरिका है दोस्तों जिसकी जहाँ लोग लगातार बोलते हैं ना कि विदेश में कहीं अमेरिका में पढ़ने जाना है वगैरह वगैरह, तो ये वही अमेरिका देश है दोस्तों। बस पता है करना है आप लोगों को कि अमेरिका का वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, तो ये जल्दी से पता करके अपने आप में सोच लीजिए कि हाँ मुझे पता है। अगर आपको उसके प्रेसिडेंट का नाम पता है इसका मतलब आपकी तैयारी लगभग सही चल रही है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ऐसे फेमस कंट्री है, फेमस देश है जिनके राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के नाम हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का पूछ लूँ तो उसका भी याद होना चाहिए, रूस का पूछ लूँ तो उसका भी याद होना चाहिए, चाइना, जापान, ये बड़े बड़े फेमस देश है, इनका राष्ट्रपतियों का, प्रधानमंत्रियों के नाम जो भी वहाँ पर मुख्य हो उसका नाम मुझे याद होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा मतलब पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत संसाधन है। तो पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? ये छोटा सा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। पवन किस प्रकार की ऊर्जा है? तो पवन एक तो गैर परंपरागत संसाधन है, दूसरा पवन नवीकरणीय संसाधन है, असीमित मात्रा में पाया जाता है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या है? पवन एक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है जिसकी गतिज ऊर्जा को पवन चक्की से जुड़े टरबाइन द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में तथा यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, पहले तो गतिज ऊर्जा जो होती है, जो पंखे को घुमाती है, वो गतिज ऊर्जा टरबाइन्स को तक जाती है और टरबाइन उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, और वही यांत्रिक ऊर्जा जो है जनरेटर के द्वारा की सहायता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। तो ये किस प्रकार की है? तो एक तो नवीकरणीय संसाधन, और साथ साथ एक चीज़ और लिख सकते हैं, ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है ना क्वेश्चन किस प्रकार का की ऊर्जा है, तो ये तो प्रोसेस लिख दी नीचे तो, लेकिन पहले आपको ये लिखना पड़ेगा नवीकरणीय संसाधन का प्रमुख स्रोत है, साथ ही यह गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ताकि ये समझ में आ जाए कि जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर सटीक है। बाकी उसके बाद आप इसकी प्रक्रिया लिख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसमें किस प्रकार की ऊर्जा कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रही है। तो पहले गतिज ऊर्जा, फिर यांत्रिक, और फिर कौन सी, फिर आपकी विद्युत ऊर्जा में यह तब्दील हो रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। प्राचीन काल में पवन चक्कियों का उपयोग कैसे किया जाता था? प्राचीन काल मतलब चिरकाल, मतलब पुराने समय में पवन चक्की का इस्तेमाल क्या बिजली के लिए करते थे? तो दोस्तों बिजली के लिए नहीं करते थे, विद्युत के लिए तो नहीं करते थे। पुराने समय के लोग पवन चक्की का इस्तेमाल दो चीज़ों के लिए करते थे, एक अनाज पीसने के लिए और दूसरा पानी निकालने के लिए, कुओं से, बावड़ियों से पानी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। तो देख लेते इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका राइट आंसर है पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ आप चाहे तो एक चीज़ और जोड़ सकते हो, पानी निकालने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो दोनों चीज़ दी हुई है। तो निकालने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर सही, ये आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्राचीन काल से पवन चक्कियों का उपयोग कैसे किया जा रहा है, यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस भाग में विशाल ज्वारीय मील फॉर्म है? विशाल ज्वारीय मील फॉर्म है।
भारत के किस किस भाग में विशाल ज्वारी मिल फॉर्म है? विशाल ज्वारी मिल क्या होते हैं? जहां पर ज्वार भाटा आता होगा वहीं पर होगा ना, ज्वार भाटा आता होगा वहीं पर होना चाहिए। और भारत में ज्वार भाटा कहाँ आता है? भारत में ज्वार भाटा आता है, ये राज्य अगर आपको समझ में आ गया तो ये राज्य हमारा दोस्तों गुजरात, और ये गुजरात के पास में ही सबसे ज़्यादा ज्वारी ऊर्जा की कैपेसिटी भी है अभी फिलहाल में। यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है ना दोस्तों इस जगह, और इस कच्छ की खाड़ी में ही ज्वार भाटा आता है, और इस ज्वार भाटे से हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्वारी ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो बड़े फॉर्म मिल जो है ये कहाँ मिलेंगे आपको? गुजरात राज्य की किस खाड़ी में? कच्छ की खाड़ी में। राइट आंसर क्या हो गया? कच्छ की खाड़ी में। आप चाहे तो डायग्राम लगातार बनाकर देखिए, आपको ये राज्यों के डायग्राम भी याद हो जाएंगे। ये आपका गुजरात राज्य है, नीचे महाराष्ट्र है। तो ऐसा कुछ हम लोग मैप में देखते हैं ना, इंडिया का मैप अच्छे से देखिएगा, आपको ऐसा कुछ राज्य दिखाई देगा। तो ये तो सही हो गया, लेकिन आप इसको इस उत्तर को इस तरह से केवल ये ना लिखिए कि कच्छ की खाड़ी में, ये तो खाली इसमें छोटा सा एक उत्तर दे दिया गया है। इसका सटीक उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सटीक उत्तर होगा कि भारत के गुजरात राज्य के निकट स्थित कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारी मिल फॉर्म है। लिखना उसी को है, लेकिन आपको क्वेश्चन को थोड़ा, उत्तर को थोड़ा सा बड़ा कर देना है और प्रश्न के कुछ चीज़ों को उसमें से उठा लाना कि भारत के गुजरात राज्य के नज़दीक कच्छ की खाड़ी में सबसे बड़ा ज्वारी ऊर्जा मिल है। तो ज्वारी ऊर्जा फॉर्म है, तो ज्वारी ऊर्जा फॉर्म हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है भारत में भूतापी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में भूतापी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? अरे भाई, भूतापी संयंत्र वहीं स्थापित किया जाएगा ना जहाँ पर भूतापी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये भूतापी ऊर्जा भारत में उत्पन्न कहाँ होती? भूतापी ऊर्जा भारत में उत्पन्न होती हिमाचल प्रदेश के मणिकरण और लद्दाख की पूगा घाटी में। यही तो हमने पढ़ा है, लद्दाख के अंतर्गत एक पूगा नाम की घाटी है, वहाँ पर ऐसी गर्म झील, आपको गर्म एक भूतापी ऊर्जा का प्रतीक दिखाई देगा। और हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भी ऐसी कुछ आपको गर्म पानी के स्रोत दिखाई देंगे, जो कि भूतापी ऊर्जा का ही एक उदाहरण है। तो इन दोनों जगहों पर हमने भूतापी संयंत्र लगा रखे हैं ताकि उससे हम इस ऊर्जा का, इस ऊष्मा का उपयोग कर सके। नेक्स्ट है आपका जलाऊ लकड़ी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है जलाऊ लकड़ी का? ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए किया जाता है ना, तो खाना पकाने के लिए और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए, ये दो ही तो चीज़ें हैं। व्यापक रूप से खाना पकाने और हीटिंग के लिए, हीटिंग का मतलब होता है दोस्तों, यही इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब होता है ऊष्मा के लिए। तो खाना पकाने और ऊष्मा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, ये भी आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या आता है, जलाऊ लकड़ी। और जलाऊ लकड़ी क्या है? ये ईंधन है जिसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, प्रीवियस क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके थे। जो लोग लगातार क्लास नहीं देख रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि एक बार क्लास जरूर देखिए, क्योंकि जब आप टेस्ट पेपर, एमसीक्यू या आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन लगाते हो तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आपको पहले वो क्लास पढ़ी होनी चाहिए। अगर आपने वो क्लास नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पहले जा करके सारी क्लासेस पढ़ ले, जो कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, हर एक चीज़ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। ऊर्जा के दो मुख्य पारंपरिक स्रोत क्या है? ऊर्जा के दो मुख्य पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा के दो मुख्य पारंपरिक स्रोत क्या हो सकते हैं दोस्तों? जलाऊ लकड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। हम लोग ऊर्जा लेते कहाँ से? जो नॉर्मल हमारे घरेलू ऊर्जा होती है वो कहाँ से आती है? तो जलाऊ लकड़ी से आती है, दूसरा कोयला से, तो जीवाश्म ईंधन है। तो हमारे ऊर्जा के जो नॉर्मल स्रोत जो हर इंसान से जुड़े हुए हैं वो तो एक जलाऊ लकड़ी हो सकता है, और दूसरा जीवाश्म ईंधन, चाहे उसमें एलपीजी सिलेंडर ले लो, चाहे उसमें आप पेट्रोलियम ले लो जो आप पेट्रोल डलवाते हो गाड़ियों में, कोयला ले लो, सब कुछ तो हमारे जीवन में हम लोग पारंपरिक स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसी का नाम लिख दो ना। आपके दिमाग में अगर सारी चीज़ें तो लिख सकते हैं, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये आपको पता है तो क्लियर लिख सकते हैं। लेकिन जीवाश्म ईंधन लिखोगे तो अपने आप उसमें सारी चीज़ें आ गई, तो सारे पारंपरिक स्रोतों को आपने दो ही शब्दों में बता दिया। ठीक है, ऊर्जा के दो मुख्य पारंपरिक स्रोत कुछ इस प्रकार है, ऐसा लिख करके आप डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन है? सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन से? क्या कोयला पाया जाता है?
या कोई पेट्रोल पाया जाता है, तो हमें पता है कि भाई पेट्रोलियम से ज़्यादा हमारे पास क्या है, कोयला सबसे ज़्यादा है। कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म है, सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों जीवाश्म में कोयला ही है, इसलिए कोयला अभी भी इतना महंगा। और वैसे भी इसलिए क्योंकि इसका कंजम्पशन रेट अभी भी हर आदमी को ज़रूरत नहीं पड़ रही ना। समस्या है कि पेट्रोलियम की खपत कितनी ज़्यादा हो गई, इसलिए इसका प्रचुर मात्रा में इसकी मात्रा लगातार कम होती जा रही है। लेकिन कोयला अभी भी हमारे पास, सोचो खाली इंडिया के पास ही लगभग ऐसा बोला जाता है कि 300 साल का कोयला रखा हुआ है, तो 300 साल तक हम लोग कोयले का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, इतना कोयला हमारे पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि खनिजों के उपयोग क्या है, खनिज से हम लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, खनिज के उपयोग क्या क्या है। अगर आपके दिमाग में कुछ खनिज है तो आप वैसे ही बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में हीरा चल रहा है तो बोल सकते हैं ना, रत्न और हीरे का इस्तेमाल हम लोग आभूषण में कर सकते हैं। आपका दिमाग में अगर सोना चल रहा है तो बोल सकते हैं सोना ऐसा खनिज है जिसका इस्तेमाल हम लोग उसका भी आभूषण में कर सकते हैं। आपके दिमाग में अगर याद आ गया कि यार तांबा भी तो होता है, तो तांबा भी लिख दो कि भाई सिक्कों से लेकर के पाइप तक तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। तो खनिजों का उपयोग क्या है वो कर सकते हैं। उसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, इनका भी उपयोग लिख दो। तो किन्हीं 3-4 खनिजों का उपयोग आप लिख दोगे तो आपका उत्तर सटीक हो जाएगा। बहुत सिंपल सा तो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों क्या है। देखते हैं, कई उद्योगों में खनिज का उपयोग किया जाता है। कई उद्योगों में, जैसे ज़्यादातर उद्योगों में तो कोयले का इस्तेमाल होता है, तो ये तो आपको पता है। रत्नों में प्रयुक्त होने वाला खनिज प्रायः कठोर होता है। रत्न जो होते हैं ना दोस्तों, हीरा और रत्न जो मणिरत्न होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी कलाकारी होती है कि हम उसको फिट करके हम लोग जो मार्केट में उसको बेच देते हैं। फिर भी विभिन्न शैलियों से आभूषण में सेट किया जाता है। होते ना, आपने देखा होगा, अंगूठी देखी होगी, अंगूठी में कई बार आपने चमकता हुआ नगीना देखा होगा, वो सब क्या है, वो रत्न ही है। वो रत्न को तोड़ना मुश्किल नहीं, बहुत हार्ड होता है वो, लेकिन फिर भी कुछ कलाकारी करके हम लोग ऐसे उसको अंगूठी में पहन लेते हैं। कुछ लोग अंगूठी में पहन लेते हैं, कुछ लोग और तरीके से गले में पहन लेते हैं। तो बहुत सारे रत्नों को हम लोग ऐसे पहन लेते हैं। कॉपर यानी तांबा दोस्तों, तांबे को ही हम लोग कॉपर बोलते हैं। तो कॉपर एक और धातु है जिसका इस्तेमाल सिक्कों से लेकर के पाइप हर चीज के लिए करते हैं। मैंने अभी बताया आपको, जो भी खनिज आपके दिमाग में चल रहा है आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ये आपका उत्तर चला जाएगा। बस आपको थोड़ा सा लंबा लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन किस तरीके का है, ये क्वेश्चन आपसे दीर्घ उत्तरी पूछा गया है, यानी इसका उत्तर जो आपको ज्यादा मोटा लिखना पड़ेगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले, अब कंप्यूटर में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, कल कंप्यूटर में जो चिप होती है उसमें हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर में होने वाली सिलिकॉन जो है वो क्वार्ट्ज से प्राप्त होती है। इसके अयस्क बॉक्साइड से प्राप्त एल्यूमिनियम का उपयोग, इसके अलावा क्या है, देखिए बॉक्साइड जो है ना, बॉक्साइड से हमें एल्यूमिनियम मिलता है, और एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है। एल्यूमिनियम का हमने उपयोग लिख लिया दोस्तों, हमने क्वार्ट्ज का उपयोग लिख लिया है, हमने तांबे का उपयोग लिख लिया, रत्न का उपयोग लिख लिया, कोयला वोयला भी लिख सकते हैं आप। आपका उत्तर बहुत बड़ा हो सकता है आपको, अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खनिजों के नाम याद है और उनके उपयोग याद है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जरूरी नहीं कि आपको जो प्रश्न या जो उत्तर आपको लिखाया जाए स्कूलों में या आपको बताया जाए कहीं पर भी वो सही हो, वो सही तो होता है लेकिन उसको रटना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार इसका उत्तर मैं अपने मन से बनाऊंगा और सही बनाने की कोशिश करूंगा, तो भी दोस्तों वो सही बन सकता है, क्योंकि जो प्रश्न पूछा है उसको ध्यान में रखो और उसके अकॉर्डिंग आपका उत्तर लिखते चलो, तो ये बिल्कुल सटीक हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोयला क्या है और कोयले को बरीड सनशाइन क्यों कहा जाता है। बरीड सनशाइन का मतलब होता है दोस्तों जो दलदल और पुराने फर्न पौधे, पेड़ पौधे दब करके रह गए थे, वो एकदम से ऊपर आते हैं, उनको ऊपर लाते हैं और उससे हमको रोशनी मिलती है। तो जो दब चुके, खत्म हो चुके हैं, वो जब चमकते हैं तो उसको बोलते हैं बरीड सनशाइन। तो इसलिए बोलते हैं कोयला क्या है। कोयला क्या है, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है जो हजारों लाखों साल पहले पेड़ पौधे और फर्न, ये दलदल जो है जमीन के अंदर दब कर रह चुके थे, उसके कारण ये उसके बाद अब ये काय में कन्वर्ट हो गए, ये जीवाश्म बदल गए और इसी को हम लोग बोलते हैं कोयला, बरीड ऑफ सनशाइन, इसलिए तो उसको बोलते हैं। समझ लेते हैं इसको। इसका उपयोग भी लिख सकते हैं हम लोग। कोयले का उपयोग कहाँ करते हैं, अरे थर्मल पावर प्लांट में कोयले का उपयोग करते हैं ना हम लोग। देखते हैं कोयले का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, कोयला सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, अभी हमने पढ़ा इसके बारे में। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में लोहा और इस्पात, भाप इंजन जैसे उद्योगों में, लोह इस्पात उद्योग और भाप जैसे इंजन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा बिजली पैदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो बिजली पैदा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोयले से निकलने वाली बिजली को थर्मल पावर
तो थर्मल पावर प्लांट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिजली बनाने के लिए हम लोग थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं ना, तो तापी पावर प्लांट जो होते हैं जिसमें कोयले को जला करके बिजली निकल जाती है, तो वहाँ भी कोयले का इस्तेमाल होता है। आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं दोस्तों, वो लाखों साल पहले बना था, लाखों साल पहले उसकी प्रोसेस हुई थी, तब जाकर के वो कोयला मिला है। किस चीज़ से मिला है? जब विशाल मात्रा में फर्न और दलदल पृथ्वी की परत के नीचे दब गए थे। विशाल मात्रा में फर्न और दलदल क्या होते हैं? पेड़ पौधे और जो दलदल बली भाग है, पूरा मार्शल लैंड होता है, जो दलदल इलाका होता है, वो दब गया था सालों पहले, लाखों साल पहले दब गया था, हजारों साल पहले दब गया था, और वो बदल गया किसमें दोस्तों? कोयले में बदल गया। इसीलिए कोयले को हम लोग क्या बोलते हैं? बरीड सनशाइन कहा जाता है, बरीड सनशाइन, या इसे अंतर्निहित धूप भी कहते हैं। एक शब्द और आया था, हमने जब पढ़ा था, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया था, उसको बोलते हैं अंतर्निहित धूप कहते हैं उसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ दोस्तों। इसको हो सकता है बरीड सनशाइन की जगह यह वर्ड भी आ जाए, तो भी मतलब एक ही है, अंतर्निहित धूप। तो अंतर्निहित धूप किसको कहते हैं? इसी को कहा जाता है, कोयले को हम लोग अंतर्निहित धूप के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका उत्तर। कोयले को आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, कोयला जीवाश्म ईंधन है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में, लौह उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, घरेलू कामकाज में किया जाता है, भाप के इंजनों में किया जाता है। बहुत सारे तो यूज़ है दोस्तों कोयले के। यूज़ लिखने के बाद लिख दो कि ये बना कैसे होगा, और इसको इसलिए बोलते हैं बरीड सनशाइन कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वारीय ऊर्जा को परिभाषित करते हुए करें, और प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? पहली बात तो कि प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो स्थापित किया गया था दोस्तों, वो फ्रांस में किया गया था। पहली बात तो ये कि प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया था? फ्रांस में। अब ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है? महासागरों में उठने वाले जल से हम लोग जब ऊर्जा प्राप्त करते हैं, महासागरीय जल से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसी को हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। क्योंकि महासागरों से जल जो उठता है ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ज्वार भाटा से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि ज्वार भाटा क्या होता है। मैंने बताया भी था आपको कि सूरज और चंद्रमा दोनों मिलकर पृथ्वी को खींचते हैं, और पृथ्वी को जब खींचते हैं तो पानी को पुल करते हैं, पानी को खींचना शुरू करते हैं, और उसी पानी के खिंचाव को जब ये पानी तटीय क्षेत्र यानी रिहायशी इलाकों में हमारे नज़दीक आना शुरू हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वार। तो क्या बोल सकते हैं? ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। पहला लाइन तो आपका बिल्कुल सटीक है कि ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वार क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ज्वार उत्पन्न होता है। दूसरा है समुद्र के सक्रिय स्थान पर बांध बनाकर ज्वारीय ऊर्जा का दोहन किया जाता है। अब जब मान लो ज्वार आ ही रहा है, तो जो सकरा स्थान, जो छोटा पतला स्थान है कहीं समुद्र में, तो पानी धीरे धीरे उस सकरे स्थान में इकट्ठा होगा। अब आप क्या कर दो, जैसे वो पानी इकट्ठा तो हो गया, लेकिन उसको रोक लो, वहीं पर बांध बना करके एक ऐसा बांध बनाओ जिससे कि वो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और वो रुक जाए, और फिर दोबारा उस पानी को गेट के द्वारा छोड़ दो तुरंत स्पीड से, और जहाँ आप छोड़ोगे उसके आगे आप टरबाइन लगा दो, तो टरबाइन घूम जाएंगे, और टरबाइन जो है वो गतिज ऊर्जा को काय में कन्वर्ट कर देंगे? यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा को जनरेटर जो है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जिसको मैंने फोटो के माध्यम से दोस्तों बेहतर तरीके से क्लास में समझाया था, अगर आपने क्लास अटेंड किया हो तो। ठीक है। उच्च ज्वार के दौरान ज्वार ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए बांध में स्थापित टरबाइन को चालू करने के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली बात है, यही हमने पढ़ा है। जब बहुत बड़ा ज्वार भाटा आएगा तो ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा, और ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा तो दोस्तों टरबाइन को बहुत देर तक और बहुत तेज़ गति से घुमाएगा, जिससे बिजली उत्पन्न हो सकती है, और इसी बिजली का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों रूस हो गया, फ्रांस हो गया, भारत के कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय फार्म है। बड़े बड़े ज्वार के जो फार्म है वो कहाँ कहाँ है? रूस में है, फ्रांस में है, और भारत में भी है। लेकिन क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट वो बोलता है प्रथम ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ था, जिसका उत्तर हमने क्या लिखा था? फ्रांस में सबसे पहले ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया। तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा उत्तर है, हो सकता है कि आपको इसको समझने में थोड़ा समय लग जाए, तो ऐसा कर सकते हैं कि आप इसका सीधा स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में उतार लें, ताकि इसका आपको कम से कम इसका उत्तर तो आपके पास रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम जो है वो कहाँ पाया जाता है? कैसे मतलब होता है, कैसे पाया जाता नहीं होता है, कहाँ पाया जाता है, इसको हम सही कर लेते हैं। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है?
पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव मतलब कभी कभार क्या होता है, इंग्लिश वर्ड ऐसे लिख दिए जाते हैं जिससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है दोस्तों उत्पाद, है ना। पेट्रोलियम और उसके साथ जो उत्पाद निकलते हैं उसको क्या कहा जाता है? अब उत्पाद कौन कौन से निकलते हैं दोस्तों? एक तो निकलता है पेट्रोलियम से निकलता है, एक सीधा सा फंडा है, पेट्रोल निकालते हैं। दूसरा दोस्तों हम लोग निकालते हैं इसमें से डीजल, ये भी आपने नाम सुना होगा। तीसरा निकालते हैं दोस्तों कच्चा मिट्टी का तेल जिसको हम लोग बोलते हैं केरोसिन, ये तो बहुत फेमस है, अपने हर घर में होता था, अब होता है कि नहीं, लेकिन पहले हर घर में होता था। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब कहाँ से मिलते हैं हमें? ये सब कहाँ से मिलते हैं? इसके अलावा ग्रीस, ऑयल, ये सब तो मिलता है। ग्रीस, ऑयल, हम जब गाड़ियों में ऑयल डलवाते हैं सर्विसिंग के समय पे, कारों में, बाइकों में, वो सब यहाँ ही जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक शब्द मैंने बताया था बार बार, ये इतने महंगे हैं कि इनका नाम किसी बहुत प्रीशियस धातु से जोड़ा गया है। इसका नाम क्या है? काला सोना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरे वाले का आंसर तो हमें पता चल गया। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा कि पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अरे पेट्रोलियम शेलों के बीच परतों में पाया जाता है ना, पेट्रोलियम शेलों के बीच परतों में पाया जाता है, और उसके डेरिवेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं? काला सोना बोलते हैं। देखते हैं हमारा उत्तर कैसे है। पेट्रोलियम चट्टानों की परतों के बीच पाया जाता है और ये अपतटीय और तटीय क्षेत्र में स्थित तेल क्षेत्र से प्राप्त होता है। अपतटीय क्षेत्र कहाँ होते हैं दोस्तों? जैसे बम्बई के पास समुद्र में एक स्थित जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉम्बे हाई, ये एक अपतटीय, अपतटीय मतलब तट से थोड़ा सा दूर जो होता है, और तटीय क्षेत्र मतलब समझते हैं तट रेखा। तो दोनों क्षेत्रों के में जो तेल क्षेत्र होते हैं वहाँ से निकाले जाते हैं, फिर इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है दोस्तों कच्चे तेल को संसाधित करने के लिए। संसाधित मतलब कच्चे तेल को जो है परिष्कृत करने के लिए, रिफाइन करने के लिए, प्योर बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए, और विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करती है, जैसे डीजल, ऑयल, ये आपका पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ग्रीस, लुब्रिकेंट, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, प्लास्टिक भी इवन निकलता है। पेट्रोल और उसके उत्पाद यानी डेरिवेटिव को क्या कहा जाता है? ये आपका उत्तर हो गया, काला सोना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वे सब क्या होते हैं? बहुत मूल्यवान होते हैं। तो दोस्तों अगर ये भी आपको उत्तर लिखना है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आगे इसमें इसका उत्तर लिखने में आसानी होगी। सीधा सीधा यही उत्तर आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, देखिए यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गए। टोटल हमने अभी तक कितने क्वेश्चन की चर्चा की दोस्तों? क्वेश्चन 22 क्वेश्चंस की चर्चा की, 22 अभ्यास वाले क्वेश्चन हो गए हमारे। तो यहाँ तक हमारा टेस्ट पेपर दोस्तों कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के लिए फ्री एजुकेशन, 100% मुफ्त शिक्षा, जो कि क्लास 6 से कक्षा 12वीं तक ऑनलाइन हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाती है दोस्तों। और अगर आप इससे सहमत हैं कि हम आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे वीडियो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचने के लिए आपके पास यही एक ऑप्शन रहता है कि आपके पास डेली बेसिस पर आपको कैसे वीडियो सीरीज में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।